हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही बेहतरीन क्लास जिसमें सिर्फ 40 प्रश्न होंगे और आपका पूरा बजट 2026 कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी प्रश्न को तैयार किया गया है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जैसा बजट में क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी स्टेट पीसीएस में, और आपका जैसे आरपीएससी है, यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, एनी अदर जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बजट से उसी आधार पर इसको बनाया गया है। यूपीएससी में आप जाएंगे, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बजट से जिस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर किए जाते हैं वैसे ही यहाँ पर है। मतलब 40 प्रश्न में पूरा बजट तैयार, कोई फालतू की चीज नहीं होगी, सिर्फ काम की ही बात होगी। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी चीज जो मैंने इसमें की है, क्वेश्चन के नीचे व्याख्या है, आप उसको आराम से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा और इसको मैंने पीडीएफ फॉर्म में रखा है जिससे आप तुरंत इसको प्रिंट आउट निकलवा लें, आपको कभी दिक्कत ना हो, है ना। इसलिए मैंने इसको पीडीएफ फॉर्म में रखा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा और पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनाया है इसलिए थोड़ा स्क्रीन के बाहर जा रहा है, और स्क्रॉल करते हुए हम आपको दिखाएंगे। बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन में नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बजट में वर्णित इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केंद्र के प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय के साथ साथ राज्यों को पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान भी शामिल है। दूसरा कथन, यह हमेशा कुल पूंजीगत व्यय से कम होता है। चलिए बताइए इसका आंसर। और पूंजीगत व्यय क्या होता है यह आपको जब मैं बेसिक इकोनॉमी पढ़ाऊंगा वहां पे बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा। अभी आप इसका आंसर दीजिए। चलिए बताइए। थोड़ा सा मैं बस इतनी ही प्रतीक्षा करूंगा, बाकी अगर आप चाहें तो अपने वीडियो को रोककर चीजें कर सकते हैं। इसका जो आंसर सही आंसर है वो है आपका, 2 मिनट पेन ले लूं मैं। इसका सही आंसर है ए। 2 मिनट। इसका सही आंसर ए है। चलिए बताते हैं ये क्यों है। क्योंकि पूंजीगत जो व्यय होता है ना, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये बहुत अधिक या व्यापक स्तर पर होता है। चलिए देखिए, ये आपको नीचे मैंने व्याख्या दे रखी है। व्याख्या सही उत्तर ये है, कथन दो गलत है। क्योंकि प्रभावी इफेक्टिव जो पूंजीगत व्यय होता है वास्तव में व्यापक होता है, क्योंकि इसमें अनुदानों को जोड़ दिया जाता है। यूपीएससी अक्सर कैपिटल एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप समझिए, इफेक्टिव और कैपिटल के अंतर पर सवाल पूछती है। मैंने इसको भी डिफाइन किया है। आप जब मेरी बेसिक इकोनॉमी की क्लास पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होता है। मैं आपको चीजों को बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा। अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ये समझने का प्रयास करें कि जो प्रभावी पूंजीगत व्यय होता है वह अधिक होता है और व्यापक स्तर पर होता है। यहाँ पे कम दे रखा था इसलिए कथन दूसरा गलत है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, पढ़िए और करने का प्रयास करिए। पढ़ लिया आपने? चलिए मैं पढ़ता हूं। नई कर व्यवस्था के तहत प्रस्तावित टैक्स इंसेंटिव के संबंध में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स, देखिए कॉरपोरेट टैक्स वह होता है जो हमारी कंपनियां हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, हमारे देश के अंदर, की दरों को बढ़ाकर 30% कर दिया है ताकि सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए धन जुटाया जा सके। देखिए
अगर आपने बेसिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे लेंगे। ये पहली बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर मान के चलिए हमने जो हमारी कारपोरेट हैं, कंपनियां हैं, अगर हमने उन पे टैक्स बढ़ाया तो क्या विदेश से कोई इन्वेस्ट आएगा, कोई कंपनी आएगी? अच्छा, आपसे अगर ज़्यादा कर लिया जाए तो क्या आप पैसा खर्च करेंगे? नहीं करेंगे ना उतना। तो पहली बात तो गलत हो गई। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण के क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए रियायती कर दरों का विस्तार किया गया है। हाँ, बिल्कुल किया गया है। इस बार के बजट में जब मैं पूरा बजट पढ़ रहा था तो उसमें ये लाइन थी कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए रियायती कर दरों का विस्तार किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। देखिए, पूरे क्वेश्चन जो है वो आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लेवल के ही होंगे, क्योंकि उनको ध्यान में ही रखकर ये देखिए व्याख्या। देखिए, कथन एक क्यों गलत है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वही होता है कि बाहर से कंपनियां आए, हमारे यहाँ इन्वेस्ट अच्छा हो, जो मैंने आपको बताया है। प्रश्न तीसरा, 2 मिनट, चलिए बताइए इसका आंसर। बजट में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनसे प्राप्त आय का उपयोग केवल, देखिए केवल आ गया है, देख लीजिए आप, मैंने सुबह भी एमसीक्यू क्लास कराई थी, उसमें मैंने सभी केवल इस शब्द पे बताया था। और ज़्यादातर लोगों का कहना ये होता है कि केवल शब्द जहाँ आ जाए वो गलत ही माना जाता है, पर मैं इसलिए डाल रहा हूँ, यूपीएससी आजकल इस चीज़ को गलत साबित कर रही है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के हरित बुनियादी ढांचे में किया जाएगा। यस, केवल सार्वजनिक में किया जाएगा, निजी में नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है। इन बॉन्ड्स का उद्देश्य भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य 2070 को प्राप्त करना है। बिल्कुल सही बात है, और इसी के साथ दोनों ही कथन सत्य हैं। देखिए, मैं समझाता हुआ जा रहा हूं, है ना। देखिए, आपके नीचे भी मैंने आपको व्याख्या दे रखी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में है, पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी। और मैं खुद पढ़ के आंसर दे रहा हूँ, और थोड़ा मैं स्पीड में चलूंगा। आप देखिए, जैसे क्वेश्चन आया आप वीडियो को रोक लीजिए, आप क्वेश्चन पढ़िए। आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी लगता है, लगने दीजिए, और वीडियो को रोक के पहले खुद से आंसर दीजिए, फिर मुझे क्लास को ऑन करिए, फिर देखिए मैंने क्या आंसर दिया है। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता और विकसित होगी। चलिए, प्रश्न 4 आपके सामने ये रहेगा, पढ़िए प्रश्न 4 को। बजट 2026-27 में फिजिकल ड्रग को कम करने के लिए क्या कदम सुझाया गया? देखिए, जब आप बेसिक इकोनॉमी पढ़ते हैं तो फिजिकल ड्रग क्या होता है कि हम टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, हम टैक्स बढ़ाते ही नहीं है। हम इन्फ्लेशन ही इतनी अधिक हो जाती है, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है और गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी होती है, उसके तहत ये लोग इस तरीके से नीतियां तय करते हैं कि महंगाई इतनी हो जाती है कि हमको टैक्स अधिक देना पड़ जाता है। बिना टैक्स बढ़ाए टैक्स अधिक जा रहा है और उछाल, इसी कहते हैं फिजिकल ड्रग्स। देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। चलिए इसका आंसर क्या है देखते हैं। व्यक्तिगत व्यक्तिगत आयकर स्लैब में मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजन। दूसरा, अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि। बताइए, अभी मैंने आपको पूरा समझा दिया, तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा। आप कहेंगे ए क्यों होगा, तो आप ये लीजिए, व्याख्या मैंने आपको नीचे दे रखी है, पढ़िए। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो टैक्स स्लैब वही रहते हैं। देखो, टैक्स में कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना, तो लोग बिना वास्तविक आय बढ़े, देखिए ना, लोगों की आय बढ़ रही है, उच्च टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो व्यक्तिगत आयकर स्लैब में मुद्रास्फीति के अनुसार इसका समायोजन होता है। ठीक है,
इसमें ये पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, क्या कदम सुझाया गया है। तो ये सुझाया गया है कि भाई मुद्रा स्फीति के अनुसार उसको समायोजन किया जाए। अब देखिए हम पढ़ के जाते हैं पर यूपीएससी स्टेट पीसीएस हमसे यहीं से गलत करा लेते हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी हेतु बजट में यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप को पूरी तरह से ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित करने का प्रस्ताव है, बताइए। दूसरा कथन, इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के 14% से घटाकर एकल अंक में लाना है। एकल अंक का मतलब होता है 9, 8, 7, 6 इस तरीके से। तो इसका जो कथन सही है वो बी ऑप्शन है। पहला इसलिए गलत है कि जो यूलिप है वो क्या है कि जो हमारे विभिन्न डेटा होते हैं ना उनके स्रोतों का एकीकरण करता है, ना कि ब्लॉकचेन तकनीक। देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट को मिला के आपको गलत कराने का प्रयास किया गया। देखिए मैंने इसकी व्याख्या नीचे दी है, अभी आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। कथन एक गलत है क्योंकि यूलिप विभिन्न डेटा स्रोतों का एकीकरण है, ना कि केवल ब्लॉकचेन आधारित। कथन दो, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अनिवार्य लक्ष्य है। ठीक है, देखिए पूरा ये जो भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं ना सीधे आपको एग्जाम हॉल में दिखेंगे, सीधे एग्जाम हॉल में दिखेंगे। इस तरीके से ही क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, पर हमारा ध्यान कहीं और ही रहता है पढ़ने में और इजी इजी चीजों को करने में। बजट में रुपया कहाँ से आता है बताइए। ये तो बताना ही बताना, ये तो आपको पता होगा भैया, चलो वस्तु एवं सेवा कर से आ गया, उदाहरण देताओं से आ गया, पर नहीं। अब यहाँ पे यूपीएससी स्टेट पीसीएस ने गेम आपका बदल दिया। इसको सही क्रम में लगाइए, मतलब सबसे अधिक फिर उससे फिर उससे फिर उससे इस तरीके से लगाइए। देखिए घटते क्रम में सबसे अधिक फिर उससे कम फिर उससे कम, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्यों? पहला 2 नंबर आएगा, फिर जीएसटी से आता है, फिर इनकम टैक्स, फिर निगम कर से। देखो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब हम बजट बनाते हैं तो रुपया कहाँ से आता है, तो हम अधिकतर जो है ना वो उधार लेते हैं। ये बात याद रखिए, उसमें ये नहीं पूछने का प्रयास कर रहा है कि हम सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से एकत्रित कर रहे हैं, ये नहीं। देखो पूछने पूछने का तरीका है बजट में रुपया कहाँ से ला रहे हैं। जब हम बजट में पैसा खर्च करते हैं तो कहाँ से अधिक ला रहे हैं, और एक होता है कि हमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से प्राप्त हुआ, जैसे आयकर से हुआ कि निगम कर से हुआ, वो चीज अलग है। हमने किस किस टैक्स से सबसे अधिक पैसा एकत्रित किया है, पर ये चीज अलग है। बजट में रुपया कहाँ से आ रहा है और किस टैक्स से अधिक रुपया आ रहा है, दोनों ही चीजों में अंतर समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जब हम जैसे हमारा घर है तो हम जैसे घर को, हमें घर में पैसा खर्च करना है तो कहाँ से आएगा, हम किसी से उधार ले रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, है ना। और फिर ये वो चीज पूछने का आपको प्रयास कर रहा है, ना कि यह पूछने का कि करों से सर्वाधिक पैसा किस करों से आ रहा है उसको क्रम में लगाइए, ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या मैंने नीचे दे रखी है, पढ़िएगा। देखिए पूरा दे रखा है अच्छे से। देखिए जीएसटी फिर प्रत्यक्ष कर, आयकर और निगम कर आते हैं, बजट एट अ ग्लांस चार्ट से लिया गया है। ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूं मैंने कौन सी चीज कहां से उसको पढ़ा और लिया है। सब ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, सब ऑथेंटिक चीजें होती हैं, है ना। चलिए 7वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर क्या होगा। ब्याज का जब हम भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यह केंद्र सरकार के गैर योजनागत राजस्व व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है, बताइए। बजट 2026-27 में ब्याज भुगतान पर होने वाले खर्च को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बस आप यहीं से पकड़ लीजिए, जब हम
उधार सबसे अधिक ले रहे हैं, अभी आपको मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया, तो दूसरा लाइन पढ़िए ना एक बार आप, कहां से कर सकते हैं। तो ये लाइन हो गई हमारी गलत, और सही बात है ये हमारा योजनागत राजस्व व्यय नहीं, गैर योजनागत राजस्व व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है कि हम ब्याज ही ब्याज चुका रहे हैं। ठीक है, तो इसका कथन ये सही है। देखिए जिसके बेसिक्स हैं उसको बहुत अच्छे से ये चीज पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि ब्याज का भुगतान क्या होता है, गैर योजनागत व्यय क्या होता है, या योजनागत व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय, हर चीज देखिए, राजकोषीय नीति क्या है, राजस्व व्यय क्या होता है। तो ये सब जो आप मेरी बेसिक की इकोनॉमी की क्लास में आएंगे तो मैं इस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से आप घर में हो ना, एक स्टोरी टाइप में इकोनॉमी समझाऊंगा, हिंदी माध्यम में एक स्टोरी टाइप में, मतलब आप किसी को भी आंख बंद करके बता देंगे किस तरीके से, मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से कार्य करती है, आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को किस तरीके से टैकल करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आप हर एक चीज बहुत अच्छे से बता देंगे, इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है, मनी मार्केट क्या है, सब एक चीज अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, है ना। चलिए अब थोड़ा हमको लेना पड़ेगा स्पीड, क्योंकि उसका कारण है कि आज मेरे पास है 40 प्रश्न, आप थोड़ा होल्ड करिएगा, मैं चीजों को पढ़ के आंसर लगा के आगे बढ़ूंगा, आप आराम से क्लास को रोक कर कीजिए, फिर व्याख्या पढ़िए। बजट में सिल्वर इकोनॉमी शब्द का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, वृद्धों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। व्याख्या आपकी नीचे मैंने दे रखी है। क्वेश्चन 9 आपके सामने रहा, बताइए इसका आंसर क्या है। उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताइए। इसका विस्तार अब सेवा क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाने, हाँ ये बात सही है, यह योजना केवल उन्हीं कंपनी के लिए जिनका टर्नओवर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। और गलत क्यों है ये देखिए, आपको मैंने नीचे व्याख्या में दे रखा है, क्योंकि मध्यम उद्योगों को भी प्रोत्साहित करने के लिए सीमाएं लचीली रखी गई हैं, कहीं 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का कोई भी ऐसा नहीं रखा गया है। और देखिए जहाँ पे चीजें समझाने वाली होंगी बेसिक की थोड़ी समझाऊंगा, पर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है उसमें मैं आपको नीचे व्याख्या दी है, आप पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, विवाद से विश्वास 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। ये काफी समय से आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो इसका सही आंसर है बी, पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए, ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में रखे मिलेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मैंने इसलिए तो लिखा है सीधे एग्जाम में छपेंगे। अब हमारा पार्ट 2 आया, जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थोड़े अधिक रखे, अब मैं थोड़ा मीडियम रेंज में आया हूँ, मतलब डिफिकल्टी भी होगी थोड़ा कॉन्सेप्ट भी होगा। चलिए, एकीकृत कृषि विपणन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। इसके तहत राज्यों को कृषि मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा, आप होल्ड मतलब आप वीडियो रोक लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा, है ना। यह योजना केवल खाद्यान्न फसलों तक सीमित है और बागानी फसलों को इसमें नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, बागानी भी शामिल है। और इसका जो व्याख्या है वो मैंने नीचे दे रखी है, तो इसका आंसर होगा ए, व्याख्या आपकी नीचे मैंने दे रखी है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन 12, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत बजट 2026-27 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। सरकार ने 2026-27 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे, हाँ बिल्कुल सत्य बात है, ऐसा किया गया है, ठीक है। कितना किया गया है वो आपके नीचे मैंने लिख रखा है ना। केंद्र सरकार का कुल ऋण जीडीपी, देखिए कुल ऋण जीडीपी क्या होता है ये भी मैं आपको जब बेसिक में आएंगे अच्छे से समझाऊंगा। अनुपात अब 40% के आधा स्तर पर पहुंच गया है, बताइए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। और मैंने आपको इसका आंसर होगा केवल ए, मैंने आपको नीचे दे रखा है, क्योंकि भारत का ऋण जीडीपी अभी भी 40% से लक्ष्य से अधिक है, जिसे धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्न 13 आपके सामने रहा, बताइए इसका आंसर। बजट में घोषित नई शिक्षा नीति
पढ़िए आप लोग। त्वरित निधि के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। इस निधि का उपयोग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए किया जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है, एक ऐसा बिल्कुल कहा गया है। यह निधि केवल निजी स्कूलों को अनुदान के लिए आरक्षित है, नहीं, ये गलत है। मुख्य रूप से सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को है ये बात इसने गलत कही, तो इसका आंसर ये है, ये रहा। मुख्य रूप से सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की बुनियादी ढांचों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, ठीक है, व्याख्या पूरी दे रखी है। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने रहा, बताइए इसका आंसर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों को छत पर सौर पैनल के माध्यम से 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है। हाँ, बात तो सही है। इस योजना के तहत अधिशेष मतलब समझते हैं, जो बिजली बच जाए, बिजली को ग्रिड को बेचकर परिवार की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। तो दोनों ही बात सही है ना, दोनों ही बात सही है। व्याख्या मैंने नीचे दे रखी है। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। चलिए इसका आंसर बताइए। बजट 2026-27 में महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम 2.0 के तहत अब इसमें केवल उन जिलों को शामिल किया जाएगा जो समुद्री सीमाओं से सटे हैं। इसका ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संसाधनों के ब्लॉक स्तरीय सुधार पर केंद्रित है। देखो, पहली दूसरी बात तो सही है, पर पहली बात गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। भौगोलिक स्थिति के बजाय इसमें पिछड़ेपन को देखा गया है। देखिए मैंने लिख रखा है, गलत है, क्योंकि यह कार्यक्रम भौगोलिक स्थिति के बजाय विकास के पिछड़ेपन पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए अगर आप बजट पढ़ेंगे ना, तो बजट पढ़ने में आपको जितनी चीजें अभी मैंने 15 क्वेश्चन में बता दी ना, इतनी चीजों को आपको माइंड में लाने के लिए ना कम से कम नहीं तो 5 से 6 पेज पढ़ने होंगे, तब भी इस तरीके से नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, इसे 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा और व्याख्याओं को ध्यान से पढ़िएगा। और जो भी उसका बेसिक है नहीं आता है, तो आप मेरी इकोनॉमी क्लास आएगी, उसमें सीखने का प्रयास करिएगा, है ना। चलिए मिशन शक्ति 2.0 के कथनों पर विचार करें। यह महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत योजना है। बात सही है। बजट में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की संख्या को 3 गुना करने का प्रस्ताव है। हाँ, ये बात, ये देखिए फैक्ट बिल्कुल याद रखिएगा, 3 गुना ही है ना। तो बात, ये दोनों ही कथन इसमें आपके सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, बताइए इसका आंसर। बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती की सीमा बढ़ा दी गई है। पुरानी कर व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, पहला कथन सही है। देखिए व्याख्या नीचे दे रखी है मैंने, कथन 2 गलत है, क्योंकि पुरानी कर व्यवस्था अभी भी विकल्प के रूप में उपलब्ध है, हालांकि नई व्यवस्था को अधिक आकर्षक बना रही है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, इसका आंसर दिए। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए आवंटित बजट के संदर्भ में इसका उद्देश्य भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में शामिल करना है। हाँ, बात सत्य है। देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, मतलब इसकी जो गति होती है ना गणना करने की, वो इतनी स्पीड वाली होती है ना, तेज होती है। तो देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और मेरे करंट अफेयर में आइएगा, ये शब्द हमेशा आता है, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, है ना। इस मिशन का क्रियान्वयन केवल रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका मंत्रालय जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में हो रहा है। देखिए आपकी व्याख्या में दे रखा है, तो इसका आंसर आपका 2 मिनट ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ओहो, आपको आंसर दिख गया। चलिए कोई नहीं। पीएम आवास योजना 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगले 5 वर्षों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इन घरों में अनिवार्य रूप से वर्षा जल संचयन प्रणाली होनी चाहिए। हाँ, ये भी बात सत्य। चलिए इसका आंसर आपको दिख गया था। चलिए
20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। बजट 2026-27 में रेलवे के लिए प्रस्तावित इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर के संदर्भ में इसके तहत ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए अलग से विशेष गलियारे बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यात्री ट्रेनों की गति को कम करके माल ढुलाई को प्राथमिकता देना है। नहीं, दूसरी बात गलत है, पहली बात सत्य है। क्यों सत्य है ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैंने व्याख्या दे रखी है। ठीक है, पार्ट 3 आ गया, ओ डिफिसिट लिख गया है तो डिफिकल्ट है, आप इसको लिख लीजिएगा डिफिकल्ट, DIFFICULT कर लीजिएगा, है ना। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हम PDF बनाते हैं तो कुछ चीज़ों की मिस्टेक हो जाती है, पर मैं इस चीज़ का विशेष ध्यान देता हूँ कि कंटेंट में हमारे कोई भी गलती ना हो। आपके स्क्रीन पर 21वां क्वेश्चन रहा है, इसका आंसर बताइए। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के अंतर्गत घोषित तटीय जलवायु अनुकूलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव जानते हैं आप लोग, वो भी मैं आपको इन्वायरमेंट में पढ़ाऊंगा, जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छी बात है। वृक्षारोपण के लिए मिष्टी योजना का विस्तार किया जाएगा। हाँ, बात सच है। यह योजना केवल पूर्वी तट के राज्यों के लिए सीमित है। नहीं, ये बात गलत है ना। पहला कथन इसमें सही है। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि यह भारत के सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू है, ताकि चक्रवात और समुद्र के बढ़ते जलस्तर की सुरक्षा की जा सके। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन है, नीचे व्याख्या है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। कहाँ गलती हो रही है नीचे आपके है, इसलिए मैंने व्याख्या दे रखी है। मैं चाहता तो ऊपर ऊपर से बता के भी निकल जाता, पर नहीं, व्याख्या मैंने इसलिए दे रखी है कि बच्चे अच्छे से रिवाइज कर सकें। बजट 2026-27 में अन्नपूर्णा 2.0 योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सूक्ष्म स्तर पर सब्सिडी प्रदान करना है। इस योजना को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण को अनिवार्य बनाती है। हाँ, बात दोनों ही सही है। क्यों सही है ये आपको मैंने व्याख्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 23, बजट में घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र के स्पेशल इकोनॉमिक जोन जानते हैं आप लोग? जिन्होंने बेसिक पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा फिर मैं कहूँगा आइएगा मेरी इकोनॉमी की क्लास में, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब्स के रूप में बदलने का प्रस्ताव रखती है। दूसरा, अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन इकाइयों को बिना किसी कस्टम ड्यूटी के घरेलू बाजार में सामान बेचने की अनुमति होगी। नहीं, ये बात गलत है। दूसरी, पहली बात सही है, तो इसका कथन ये है। दूसरी बात क्यों गलत है, आपको मैंने आंसर व्याख्या। देखिए, मैं स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ समझाते हुए, क्योंकि मुझे क्लास का टाइम थोड़ा ही रखना है ना। और आपको PDF दे दी जाएगी, आप आराम से इसको देखिएगा, और जो भी बेसिक चीज़ें हैं मैं उन्हें समझा भी रहा हूँ, और बाकी बेसिक की जो चीज़ें हैं वो बेसिक में ही समझाई जाएंगी। अगर मैं एक चीज़ को समझाने पे आऊँगा तो उसको लिए ही 7 से 8 मिनट चाहिए है, पर यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके सीधे एग्जाम हॉल में आपको दिखेंगे, इसलिए मैं इनकी व्याख्या दे रहा हूँ और आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप इसे पढ़िए। PM ई-बस सेवा के विस्तार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य केवल उन शहरों को कवर करना है जिनकी संख्या 50 लाख से अधिक है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन के लिए, देखिए PP का मतलब होता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बोल लीजिए, निजी सार्वजनिक भागीदारी, जिसके तहत आपने देखा होगा कि हमारी सड़कें बनाई जाती हैं, टोल लिया जाता है, तो ये PPP के मॉडल पे आधारित होता है। तो इसका कथन भी सही है, पर पहला गलत है। क्यों गलत है ये आपको मैंने व्याख्या में दे दिया है, पढ़ लीजिएगा। देखिए, जितने भी इसमें MCQ शामिल किए गए ना, वो सीधे सीधे आपको एग्जाम हॉल में दिखेंगे। RPSC, UPPCS, MPPCS, कहीं भी जाइए आप, और UPSC। बजट 2026-27 में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए घोषित नई निधि के बारे में बताइए। अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया गया। बात सत्य है, यह फंड केवल सरकारी उपग्रहों के नहीं, ये बात गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है। क्यों गलत है आपको व्याख्या मैंने दे रखी है। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, चलिए बताइए। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के लिए अज्ञात डेटा तक पहुंच को सुगम बनाना है।
इसके तहत व्यक्तिगत संवेदनशील डेटा को बिना सहमति के सार्वजनिक किया जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देता है, तो आप इसको सही से देख लीजिएगा। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसका आंसर बताइए। प्रयास करिए, देखिए मुझे पता है कि आप कल बजट आया इतनी जल्दी नहीं पढ़ोगे, प्रयास तो करिए, आप अपना लॉजिक तो जगाइए कि भाई जो लाइनें कितनी सही है कितनी गलत है। कुछ तो आपने पढ़ाई की होगी अभी तक करंट अफेयर में। बजट 2026-27 में रक्षा बजट के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्षा बजट का 25% हिस्सा अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र हेतु आरक्षित किया गया। देखिए अब ये लाइन तो है ही है, पर ये लाइन हम पहले भी चीजों में रहे कि ऐसा किया जाएगा ऐसा किया जाएगा, जब अगर आप करंट पढ़ते हैं। दूसरा, भारत अब रक्षा उपकरणों का शुद्ध आयातक बनने का लक्ष्य रख रहा है, बताइए। इसका ए सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है ये देख लीजिए आप। क्योंकि भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उपकरणों का शुद्ध निर्यातक बनना है। देखो यहाँ शब्द क्या था, आयातक। बस देखिए मैंने क्या बोला, आप नहीं पढ़े हैं, आपने बजट नहीं पढ़ा है, आपने बजट अभी देखा भी नहीं है, पर थोड़ा सा लॉजिक लगाइए पढ़ने में। हम क्यों आयातक बनने का लक्ष्य, मतलब हम खुद ही चीज बनाए, अरे निर्यात करना है हमको, है ना, पैसा बढ़ाना है। चलिए मैं क्या कह रहा हूँ, लॉजिक लगाएंगे तो तब भी आप कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के विस्तार के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वतः अनुमति दी गई है। यह योजना मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं समझता कि आपने पढ़ा, पर आंसर देना इजी है। देखिए इसे हम 50-50 कैटेगरी में रखेंगे अगर जैसे हमने पढ़ाई नहीं की। दूसरी लाइन तो हमारी साफ साफ गलत है, साफ साफ गलत है, ये लीजिए। ठीक है, पहला सही है, अब दूसरी क्यों गलत है आप ये देख लीजिए। देखिए पढ़ रहे हैं ना, पढ़िए। मैं हर चीज को बहुत अच्छे से लिखता हूँ, अच्छे से कंटेंट तैयार करता हूँ जिससे आप लोगों की समझ और अच्छी हो। बजट 2026-27 में पर्यटन क्षेत्र के लिए चुनौती मोड के संदर्भ में बताइए। कम से कम 50 पर्यटन स्थलों का चयन उनकी पूर्ण क्षमता विकसित करने के लिए किया जाएगा। हाँ ऐसी बात हुई है। दूसरा, इन स्थलों का चयन केवल केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के हस्तक्षेप के बिना किया जाएगा, नहीं ये बात गलत है। तो पहला ही कथन इसमें सही है। ठीक है, चलिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य 5 करोड़ जनजातीय परिवारों को बुनियादी सुविधा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। हाँ बात सही है, यह योजना केवल पूर्वोत्तर भारत नहीं, ये बात गलत है, पहला ही सही है। क्यों देख लीजिए, गलत क्योंकि यह योजना पूरे भारत में उन 63,000 गाँव को कवर करती है जहाँ जनजातीय आबादी अधिक है। देखिए ऐसे ही बना देगा आरपीएससी, ऐसे ही बना देगा आपका यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड बीपीएससी, सब ऐसे ही बना देंगे यूपीएससी। तो आपको थोड़ा सा कथनों पे पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ गया है मिक्स्ड लॉजिक। लॉजिक भी होगा और इसमें सब कुछ जो अभी मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ाए हैं मिक्स भी होगा। पीएम परिणाम योजना के विस्तार के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है और वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। हाँ ये बात तो सही है। इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी पूरी तरह से राज्यों द्वारा नहीं, इसका 50% हिस्सा है। बाकी देखिए आपको मैंने यहाँ दी भी रखा हो, 50% हिस्सा राज्यों को अनुदान रूप में दिया जाएगा ताकि वे पूरा नहीं, है ना। चलिए 32 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। बजट 2026-27 में महत्वपूर्ण खनिज के लिए घोषित घरेलू खनन मिशन के बारे में। भारत लिथियम, कोबाल्ट और तांबे जैसे खनिजों के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है। बताइए इसका आंसर कौन नहीं दे सकता। अब लॉजिक होना चाहिए, बात बिल्कुल गलत है। सरकार ने विदेशी खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक विशेष इकाई बनाने का प्रस्ताव दिया है। हाँ बात दूसरी सही है, व्याख्या मैंने आपको नीचे दे रखी है। पेज 33 आपके स्क्रीन पर रहा।
भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के लिए बजटीय आवंटन के संदर्भ में यह परियोजना केवल सड़क मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें समुद्र भी होगा और आपका सड़क मार्ग भी होगा और इसमें आपका हवाई मार्ग भी होगा, और ये ऑलरेडी यूपीएससी 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है। बजट में इस गलियारे की आवश्यक बंदरगाह और रेल संरचना के विकास हेतु विशेष कोष आवंटित किया जाएगा। हाँ, बात सही है। दूसरा सही है। देखिए क्यों सही है। ये रहा आपके पास व्याख्या। देखिए, रेलवे, शिपिंग, डिजिटल केबल मार्ग शामिल है, सब कुछ शामिल है। ठीक है, चलिए। लखपति दीदी योजना के संशोधित लक्ष्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बजट में इस योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना कर। हाँ, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट में लगाई गई, तो सीधा आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। यह योजना केवल शहरी स्वयं सहायता समूह के लिए नहीं यार। देखो दूसरी बात गलत है, पहली ही सही है। ये रहा आपके लिए व्याख्या। 35 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर दीजिए। बजट 2026-27 में फिनटेक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कोष के बारे में। फिनटेक समझते हैं आप लोग क्या होता है? ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शब्द है, जो प्रौद्योगिकी वित्त होता है ना, उसे जैसे हम बोलते हैं फिनटेक, है ना। इसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करना है। दूसरा, इस कोष का प्रबंधन केवल निजी बैंक द्वारा किया जाएगा। नहीं, ये बात गलत है। दूसरी, पहली बात सही है। गलत क्यों है आपको मैंने इसमें दे रखा है, इस क्योंकि यह एक सरकारी पद, जिसका होना भारतीय रिजर्व बैंक और गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ये लाइन याद रखिएगा। यूपीएससी स्टेट फीचर्स इस लाइन को डाल देंगे तो आपके लिए बड़ी कठिन हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। ठीक है, चलिए। 36वां क्वेश्चन आपके गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस समझते हैं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आइएगा इन्वायरमेंट में, करंट अफेयर में अच्छे से समझाऊंगा। सभी सीएनजी और घरेलू गैस वितरकों के लिए 5% बायोगैस सम्मिश्रण को अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, ये बजट में हुआ है। यह योजना केवल बड़े औद्योगिक कचरे के प्रबंधन तक सीमित है। नहीं, पहला सही, दूसरा गलत है। ये आपके सामने मैंने लिख दिया है क्यों। 37 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बजट में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की परिभाषा और ऋण की सुविधा के संबंध में व्यापार प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूक्ष्म उद्योग को अब बिना किसी गारंटी के ऋण मिल सकेगा। सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए आयकर दरों में 10% नहीं, वृद्धि क्यों करेगा यार, वो तो कम ही करेगा ना। ये तो लॉजिक का क्वेश्चन हुआ ना, तो ये सही है, बी गलत है। 38 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 38 नंबर का। चलिए बताइए इसका आंसर। उत्थान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बजट में घोषित एक नया मिशन है जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान करना है। दूसरा, इसका प्राथमिक फोकस विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का सामाजिक आर्थिक विकास है। बताइए, तो इसका सही आंसर है बी। क्यों है देखिए, पढ़िए। हालांकि कथन एक विकास की बात करता है, लेकिन उत्थान और पीएम जनमन जैसी योजना का मुख्य केंद्र सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए है। ठीक है, और सबसे पिछड़ी जो पीवीटीजी होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी मैं आपको, बूरा समिति, ये सब आपने पढ़ा होगा, वो आपको मैं जब आप राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे ना उसमें अच्छे से समझाऊंगा। 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, बजट 2026-27 में अर्बन गवर्नेंस के लिए सिटी 2.0 योजना के बारे में। इसके तहत कचरा प्रबंधन और जल निकासी सुधार के लिए नगर पालिकाओं को क्रेडिट रेटिंग के आधार पर अनुदान दिया जाएगा। यस, बात तो सही है। यह योजना केवल राजधानी शहरों तक सीमित है। नहीं, ये बात गलत है। लीजिए व्याख्या मैंने आपको दे रखी है। बजट में घोषित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के संदर्भ में, इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ अनुसंधान विकास को, नहीं निजी क्षेत्र नहीं, सार्वजनिक, यह 2 मिनट, इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ अनुसंधान बढ़ाना। हाँ, ये बात सत्य है। यह फाउंडेशन केवल शुद्ध विज्ञान के प्रोजेक्ट नहीं, तो ये सही है, बी इसका गलत है। देखिए,
आपके मैंने 40 मिनट में 40 एमसीक्यू करा दिए, मतलब 40 मिनट में आपका पूरा बजट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी। इसको 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन करिए, अपना स्वयं से एमसीक्यू को लगाइए बैठ के, A4 साइज में लिखवा लीजिए, 2 बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए, जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें कम से कम बजट से 2 से 4 क्वेश्चन होंगे, आपके गलत नहीं होने चाहिए। मैं फिर गारंटी देता हूं, सीधे यही क्वेश्चन छपे होंगे। बस हाँ, जो मैंने आपको व्याख्या दी है इसे सही से पढ़िएगा, थोड़ा-सा व्याख्या से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है? चलिए, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। ऐसे ही चीज़ों पे मैं करंट अफेयर की क्लास लाता ही लाता हूँ और मैं बहुत ही जल्दी पॉलिटी के 3000 एमसीक्यू कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें पूरी पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी सभी एग्जामों के लिए। पर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर ही एमसीक्यू होंगे। पर डे 20 एमसीक्यू सीरीज चलेगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।